बच्चों, आगे आता है आपका अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था जल क्या होता है, उसका संगठन क्या है, हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब आता है जो अशुद्ध होता है जल, उससे कौन कौन से रोग फैल जाते हैं। ठीक है, मानव शरीर में अधिकांश संक्रामक रोग कुछ रोगाणुओं के प्रवेश कर जाने से उत्पन्न हो जाते हैं। ये रोगाणु विभिन्न माध्यमों से शरीर में प्रवेश करते हैं। इनमें एक माध्यम जल भी है। जब हम जल और उसके जल से बना भोजन ग्रहण करते हैं तो ये रोगाणु शरीर में पहुंचकर उसे रोगग्रस्त कर देते हैं। इस प्रकार उत्पन्न होने वाले रोगों को अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग कहते हैं। अशुद्ध जल से मुख्यतः कौन कौन से रोग फैलते हैं? टाइफाइड, ठीक है, ये है टाइफाइड, हैजा, अतिसार और पेचिश। ये बच्चों आप बहुत शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं इन रोगों के बारे में, लेकिन आज आप थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको इजीली ये समझ में आ सके। टाइफाइड अशुद्ध जल तथा अशुद्ध जल द्वारा पकाए गए आहार के माध्यम से फैलने वाले रोगों में एक मुख्य संक्रामक रोग है टाइफाइड। यह रोग को मियादी बुखार तथा मोती झरा भी कहते हैं। सामान्य रूप से यह रोग एक निश्चित अवधि तक रहता है, इसीलिए इसे मियादी बुखार कहा जाता है। इस रोग के फैलने के कारण, उद्भवन अवधि, लक्षण, बचाव, उपचार के उपाय निम्नवत हैं। जैसे रोग का कारण, टाइफाइड या मियादी बुखार एक संक्रामक रोग है तथा इस रोग की उत्पत्ति एक विशेष प्रकार के रोगाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होती है जिसे साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। यह बैक्टीरिया वातावरण से जल, दूध एवं भोजन में प्रवेश कर जाता है और इसके माध्यम से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। शरीर में प्रवेश करने के उपरांत ये रोगाणु व्यक्ति की आंतों में पहुंचकर तेजी से बढ़ते हैं और व्यक्ति को रोग का शिकार बना देते हैं। ठीक है, हमारे जो ये बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, यह वातावरण में किसी भी माध्यम से, जल के माध्यम से, दूध के माध्यम से, भोजन के माध्यम से उसमें हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और हमें रोगग्रस्त कर देता है। फिर उद्भवन अवधि, कितने दिन तक ये रहता है और कितने दिन में इसका पता चलता है। शरीर में प्रवेश करने के उपरांत रोग के बैक्टीरिया 4 से 10 दिन की अवधि में रोग के लक्षण उत्पन्न करने में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार टाइफाइड रोग की उद्भवन अवधि 4 से 10 दिन तक होती है। रोग के लक्षण क्या हैं? रोग के बैक्टीरिया सक्रिय होते ही लक्षण प्रकट होने लगते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ही व्यक्ति के सिर में तेज दर्द होता है और व्यक्ति बहुत अधिक बेचैनी का अनुभव करने लगता है। सिर दर्द के उपरांत शीघ्र ही रोगी के शरीर का तापक्रम भी तेजी से बढ़ने लगता है। टाइफाइड में कुछ रोगियों के शरीर पर छोटे छोटे सफेद दाने भी निकल आते हैं, इसीलिए इस रोग को मोती झरा भी कहते हैं कि वो मोती के समान दाने निकल आते हैं। टाइफाइड के इन बाहरी लक्षणों के अतिरिक्त कुछ आंतरिक लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। इस रोग का प्रभाव आंतों पर भी पड़ता है, इससे आंतों में सूजन और घाव हो जाते हैं। रोग से बचाव के उपाय क्या हैं? टाइफाइड से बचाव का टीका खोजा जा चुका है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह योग्य चिकित्सक से परामर्श करके समय पर इस टीके के द्वारा बचाव करें, लगवाते रहें। इस टीके को ATB का टीका कहा, TAB का टीका कहा जाता है, TAB। ठीक है, सभी व्यक्तियों को अपने हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उंगलियों के नाखून नियमित रूप से काटे जाने चाहिए और मरीज को कुछ खाने से पूर्व भी हमें हाथों को साबुन से साफ करना चाहिए, धोना चाहिए। टाइफाइड के मरीज को अन्य व्यक्तियों के संपर्क से बचना चाहिए। जहां तक हो सके रोगी व्यक्ति को अलग रखना चाहिए। रोगग्रस्त व्यक्ति की सभी वस्तुओं, खाने पीने के बर्तन, बिस्तर, कपड़े आदि को अलग रखना चाहिए। जब रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब उसके द्वारा प्रयोग की गई सभी वस्तुओं को भली भांति निसंक्रमित कर देना चाहिए। टाइफाइड रोग से ग्रस्त रोगी के मलमूत्र को खुली जगह नहीं छोड़ना चाहिए, उसको भली भांति विसर्जित कर देना चाहिए अथवा नष्ट कर देना चाहिए। रोग के रोगाणु सर्वाधिक संख्या में रोगी के मल में ही रहते हैं। फिर आता है रोग का उपचार। टाइफाइड एक भयंकर संक्रामक रोग है तथा इससे रोगी को बहुत कष्ट होता है, परंतु जब इस रोग का समुचित उपचार संभव है
अब इस रोग का समुचित उपचार संभव है। रोग के लक्षण प्रकट होते ही किसी भी योग्य चिकित्सक से उपचार कराया जा सकता है। उपचार के साथ रोगी के विश्राम का भी ध्यान रखें। जहां तक हो सके उसको अधिकांश समय में आराम कराएं। शौच आदि के लिए भी दूर नहीं जाना चाहिए। रोगी को के आहार का भी समुचित ध्यान रखा जाना चाहिए। रोगी को दूध, फल का रस दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हल्का सुपाच्य आहार भी दिया जा सकता है। रोग के दौरान तथा रोग मुक्त हो जाने के उपरांत व्यक्ति को कुछ समय तक मसालेदार और गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए। ये था आपका टाइफाइड रोग के बारे में। अब आता है हैजा। बच्चों, आप हैजा भी बहुत अच्छे से जानते हैं। एक भयंकर शीघ्र फैलने वाला संक्रामक रोग है। गर्मी तथा बरसात के मौसम में यह अधिक फैलता है। मेलों तथा तीर्थ स्थानों पर जहां अधिक लोग एकत्र होते हैं, इस रोग को फैलने की आशंका रहती है। बच्चों, संक्रामक रोग क्या होता है? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसको संक्रामक रोग कहते हैं, और ये आप किसी भी तरह से फैल सकता है। इसके लिए आपको हमेशा अपने आप ही सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे अब भी यही एक संक्रामक रोग अब भी फैल रहा है, जिसको बोल रहे हैं कोविड-19। ठीक है, इसी तरह से ये रोग भी कभी फैले थे और आज ये रोग फैल रहा है। एक समय ऐसा था जब युद्ध क्षेत्र में प्राय हैजा फैला करता था और हैजा के कारण असंख्य सैनिक मर जाया करते थे। इस रोग से प्रतिवर्ष हजारों व्यक्ति मृत्यु का शिकार होते हैं। कारण क्या है? हैजा रोग की उत्पत्ति का कारण मुख्य जीवाणु है। इसको विब्रियो कॉलेरा कहा जाता है। ठीक है, विब्रियो कॉलेरा उसको कहा जाता है। यह रोगाणु मुख्य अति सूक्ष्म होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और इसका आकार अल्प विराम या कॉमा के आकार का होता है। ये बैक्टीरिया पानी में अधिक पनपते हैं और अधिक गर्मी व ठंडे वाले स्थान में ये जीवित नहीं रह पाते। मीन्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हो या बहुत ज़्यादा ठंडा हो वहाँ पर ये नहीं रहते। ये बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुख्य रूप से मक्खियों द्वारा ही पहुंचते हैं। इनका साधन कौन बनता है? मक्खियाँ। रोगी व्यक्ति के मल, वमन आदि पर जब मक्खियाँ बैठती हैं तो रोग के असंख्य बैक्टीरिया इनकी टांगों से पैरों में चिपक जाते हैं और इसके बाद ये मक्खियाँ उड़कर हमारे भोजन खाद्य सामग्री पर बैठती हैं और बैक्टीरिया छोड़ देती हैं। ऐसे भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? रोग के कीटाणु हमारे भोजन पर आ जाते हैं जो हमारे द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। उद्भवन अवधि कितनी होती है? यह रोग संक्रमण के समय से लेकर कुछ घंटों में ही विकराल रूप धारण कर लेते हैं, किंतु कभी कभी रोग के लक्षण प्रकट होने में 2-3 दिन भी लग जाते हैं। लक्षण क्या होते हैं इसके? हैजे के प्रभाव होते ही व्यक्ति वमन तथा दस्त करने लगता है। वमन मीन्स उल्टी और दस्त उसको होने लगते हैं। हैजे के रोगी का दस्त चावल के मांड जैसा पतला होता है और दस्त एवं वमन के परिणाम स्वरूप रोगी शीघ्र ही दुर्बल हो जाता है। उसके शरीर में ऐंठन जैसी समस्या होने लगती है। चेहरे की कांति समाप्त हो जाती है और आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं। शरीर में जल की कमी होने से रोगी की नाड़ी की गति भी मंद हो जाती है। यदि उचित उपचार न किया जाए और औषधि न दी जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। फिर आता है प्राथमिक उपचार। क्या होगा उसका? कि हैजे के रोगी को प्रारंभ में प्याज का अर्क तथा अमृत धारा क्या होती है? जैसे इलेक्ट्रोल पाउडर, ये दवा देनी चाहिए। रोगी को पर्याप्त आराम मिलना चाहिए, साथ ही उसके शरीर में जल की कमी न होने पाए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। भोजन बिल्कुल नहीं देना है और आराम हो तो थोड़ा संतरे का रस, जौ का पानी, मीन्स उसको लिक्विड डाइट बिल्कुल देनी है। आगे है रोग से बचाव के उपाय में। हैजे के टीके नियमित रूप से अवश्य लगवाने चाहिए। मेले तथा तीर्थ स्थानों पर जाते समय सभी व्यक्ति को टीका लगवाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस रोग का शिकार हो जाए तो उसे शीघ्र ही सबसे अलग रखना चाहिए। ठीक है, हैजा फैलते ही तालाब, नदी, कुएं पानी को उबालकर छानकर पीना चाहिए। हैजा से बचने के लिए मक्खियों से बचना आवश्यक है, अतः मक्खियों को समाप्त करने अथवा उनसे बचाव के उपाय करने चाहिए। रोगी के मल मूत्र व मंथूक आदि को भी मिट्टी के बर्तन में डालकर जमीन में गाड़ देना चाहिए।
रोग के फैलने के दिनों में बाजार में उपलब्ध कटे हुए फल, बिना ढकी हुई मिठाई, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। रोग के दिन क्या, जब वैसे भी हमको ये सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी भी खुली चीज़ का। हैजा के प्रकोप के दिनों में भीड़ वाले स्थान, रेलवे स्टेशन, सिनेमा घर, मेले आदि में नहीं जाना चाहिए। रोग के प्रकोप के दिनों में पाचन संबंधी कोई परेशानी होते ही तुरंत उपचार कराना चाहिए। दूध व पानी को उबालकर ही पीना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका 2 टॉपिक आज इसके अंदर हमने कवर किए हैं। पहला टाइफाइड और दूसरा हैजा। आगे के अतिसार और पेचिश हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आप इसको ध्यान से समझेंगे। थैंक यू।